हेलो गाइस, मैं नासिर अली ख़ान आपके अपने इस YouTube परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा YouTube चैनल है और इसके माध्यम से मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मैथ का चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, उसका शुभारंभ करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मुझे बहुत सारे अपने प्यारे प्यारे बच्चों से बहुत सारा प्यार मिलेगा। तो बेटा, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको ये वीडियो देखनी होगी और बहुत ही चीज़ें आपको कुछ नई देखने को मिलेंगी। और मैं आपको जो नंबर सिस्टम के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले एग्ज़ाम में जो नंबर सिस्टम का वेटेज होता है वो हर एग्ज़ाम में होता है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आपका CDS का एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC CTET जो होता है उसका एग्ज़ाम हो, चाहे UP TET हो, चाहे आपका CTET होता है। और स्टेट लेवल में जैसे हम बात करते हैं बेटा, यूपी पुलिस, अगर बिहार पुलिस की बात करें उसमें भी नंबर सिस्टम के सवाल आते हैं। CGL, CPO, MTS एंड आपके जो SSC फेस 9 की जो वैकेंसी आती हैं उसमें भी नंबर सिस्टम का वेटेज होता है। तो क्यों ना हम इस नंबर सिस्टम को एक बेसिक से लेकर आप एडवांस लेवल तक पढ़ लो, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी एक परेशानी ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ बताने वाला हूं कि बेटा, जब कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो तो उसमें ये मत सोचा करो कि हमें सफलता मिलेगी या ना मिलेगी। मेन चीज़ ये है कि आप यदि शिद्दत के साथ मेहनत करते हो तो मेरा मानना ये है कि आपको 101% कामयाबी मिलेगी। देखो, कोई भी टीचर हो या कोई भी आपका एक्टर होता है तो आप उसकी पिछली बायोग्राफी पढ़ कर देखोगे तो आपको काफ़ी मोटिवेशनल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो उस पायदान से उठकर आता है और तभी उसका नाम होता है। ठीक है, तो आज ये एक छोटा सा YouTube के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेटा, आज ये छोटा है बट कुछ ही दिनों में अगर मैं शिद्दत के साथ मेहनत करता हूँ या मेरे पढ़ाने का दम अच्छा है और मेरा कंटेंट आपको बेस्ट लगता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी दुआ रही तो कुछ ही दिनों में मैं काफ़ी आगे तक पहुँच सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये है कि परेशानियाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति परेशानी आने के बाद भी अगर उसको अकल नहीं आती है तो वो इंसान नहीं कहलाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, तो आप शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि 2023-2024 में जो वैकेंसियों का ढेर है वो आपके सामने आने वाला है। तो क्यों ना आप अपने टाइम को बेकार करने की वजह से, यानी कि बेकार मत कीजिए और अपना सारा का सारा टाइम अपने पढ़ाई में लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि बेटा, आप एक बात ध्यान से सुन लो कि आपके माँ बाप इतने ज़ोर और शोरों से आपको पढ़ाते हैं और आप किसी लाइब्रेरी में बैठ के या कहीं इधर उधर बैठ के आप गप्पे लड़ाते हो और घर वालों को ये लगता है कि हाँ, मेरा बेटा लाइब्रेरी जा रहा है और पढ़ाई कर रहा है। अब ये नहीं पता कि आपका बेटा लाइब्रेरी जाता है उसके बाद करता क्या है। ठीक है, तो आप बेटा ईमानदारी से कहीं भी रहकर पढ़ सकते हो, चाहे आप अपने घर किसी एक रूम में अपना एक स्टडी रूम बना लो, उसमें पढ़ सकते हो, और या फिर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हो तो कहीं भी आप, जहां आपके घर के आसपास जो लाइब्रेरी है, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। बट आपसे मेरा इतना कहना है कि बेटा, कहीं भी रहो, आपको 100% अपना देना, इफ़ेक्ट 100% देना है, तो आप सच्ची में कामयाबी की राह छू लेंगे। तो बेटा, आज के टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बताऊँगा कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। जब बेटा नंबरों का ज्ञान ही नहीं होगा
तो बेटा आपको मैथ पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले आपको नंबरों का ज्ञान होना चाहिए। अगर जिस बच्चे का नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो बेटा उसके आने वाले जो चैप्टर हैं वो खुद पे खुद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ईमानदारी से पूरी वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो बेटा आज मैं नंबर सिस्टम की अपने इस YouTube चैनल पे पहली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो क्यों ना हम चंद लाइनों से अपने इस यानी कि टॉपिक के शुरुआत करते हैं, जिसमें आप अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तो किसी शायर ने कहा है कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, और दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा, खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो बेटा इन चंद लाइनों से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि लास्ट में कहा है मैंने कि खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, कि खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बेटा बाद में देखना है, बट अपना पूरी जी जान लगा दो और बड़े शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई कर लो, और बाद में देखेंगे कि हम कहाँ तक जाएंगे। अगर एक कांस्टेबल बनते हैं तो कांस्टेबल से आप IAS तक भी पहुँच सकते हो, यदि आपकी सोच सकारात्मक रहती है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप साथियों का मेरे साथ यानी कि बहुत ही प्यार और दुलार मेरे साथ रहेगा। तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको वीडियो देखनी है। हो सकता है काफ़ी लंबी हो सकती है वीडियो, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, और कंटेंट जो दूंगा वो आपको रिलेवेंट कंटेंट दूंगा। अभी वाइट बोर्ड है, कोई बात नहीं, अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा नंबरों का ज्ञान यानी कि नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है बेटे? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति अगर मैं बात करूं बेटा नंबर सिस्टम की, एक नंबर किससे मिलकर बना है? यदि मैं कहूं कि बेटा एक ये 8 लिखा है और ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, अगर मैं बोलूं कितने अंकों का नंबर है, आप बोलोगे सिर्फ सर एक नंबर है, यानी कि एक अंक का, इसमें डिजिट कितने? एक। तो कभी भी नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले तो आपको अंक का मान यानी कि अंक के बारे में पता होना चाहिए। जब हम किसी अंकों को एक दूसरे के साथ लिखते हैं तब एक संख्या का निर्माण होता है, तब एक संख्या बनती है, चाहे 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या हो। यदि बेटा मैं बात करूं 372, एक ये बेटा एक नंबर है, 372 आपका ये एक नंबर है, बट यदि मैं बात बोलूँ आपसे कि बेटा इसमें अंक कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, एक 3 अंकों की एक संख्या है, बट संख्या एक है, अंक कितने हैं? 3। संख्या एक है, अंक कितने हैं बेटा? 3 आपके अंक है। संख्या एक है बट अंक कितने हैं? आपके 3। यदि मैं बात करूं 7 2 5 6, संख्या एक है तो ये अंक है बेटा 1 2 3 4, 4 अंकों से मिलकर एक संख्या बनती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब संख्या यानी कि अंकों को मिला दिया जाता है तो एक संख्या का निर्माण होता है। तो अंक और संख्या में आप अंतर जान चुके होंगे कि संख्या अंकों से मिलकर बनती है और अंक अपने आप में एक होता है। बात समझ में आई? चलते हैं फिर आगे की ओर क्या होता है। चलिए ठीक है, अब बात आती है बेटा कि नंबर सिस्टम को स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ टीचर होते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं,
ठीक है, फिर वो डायरेक्ट आ जाते हैं सम अभाज्य संख्याओं पर। उनका इजाद हुआ कहाँ से, वो आई संख्या तो आई कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर का मान यानी कि बात होती है, उसको बोलते हैं हिंदी में बेटे कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याएं। तो बेटा आप बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, और मैं कोशिश करूँगा कि एक को एक बात आपके जहन में आ जाए। चलिए मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं बेटा सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं बेटे सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। अब वास्तविक यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बेटे दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है बेटे रियल नंबर, रियल नंबर। एक होता है बेटे रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे वास्तविक संख्याएं। और एक होता है बेटा काल्पनिक संख्याएं, एक होता है बेटे काल्पनिक संख्याएं। इनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं बेटे इमेजिनरी नंबर्स। अब आप बोलोगे सर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, इसके दो पार्ट बताए, रियल नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इनमें अंतर क्या है, ये होती क्या है। तो बेटा रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम किस पर, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। विच कैन बी नंबर denoted on number line, number line। वे संख्याएं जिनको हम एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो क्या कहलाती है बेटे वास्तविक संख्याएं। जैसे मैं बोलता हूं आप इसको 3 -5 -3 4 2 1 या बेटे -1/2, तो क्या आप इनको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो। आप बोलोगे सही है सर, ठीक है। जैसे कि आपके बात आती है √2, √3, √5, √6, इन सभी को आप किस पर डिनोट कर सकते हो, नंबर लाइन पर कर सकते हो। जैसे आपने 9th क्लास में मैथ पढ़ा होगा तो उसमें एक पहले ही चैप्टर में ही यहाँ कि आपको एक √2 नंबर लाइन पर शो करना है, √3 एक नंबर लाइन पर आप शो करके दिखाइए। तो बात क्लियर है। अब बात आती है बेटे काल्पनिक संख्याएं की, जिसको हम कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते या नंबर लाइन पर एक सरल रेखा में हम यानी कि दर्शा नहीं सकते, वो क्या कहलाती हैं। आप बोलोगे काल्पनिक संख्याएं। जैसे -3 √2 √5, ठीक है। और बेटा यदि मैं बात करूं -1 बराबर i होता है, जिसको हम आयोटा नाम देते हैं। आई क्या होता है बेटे आयोटा, इसका नाम होता है हम आयोटा बोलते हैं। तो आप देखोगे यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये कितना होगा बेटे -1, और ये कितना होगा i। तो हम कह सकते हैं बेटा जो i² की वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। जो i² की वैल्यू -1 के बराबर आती है वो इसके थ्रू आती है। बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं कह सकता हूं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना बेटे आपके रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बने। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटे वो वास्तविक संख्याएं
और काल्पनिक संख्याओं को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो एक इजाद होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा काल्पनिक संख्याओं को हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में, यानी कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो किसकी फॉर्म में लिखी जाती हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं। बेटा इतने में पानी पीता हूँ, चलिए जल्दी से। चलिए समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि काल्पनिक यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट रियल नंबर और दूसरा पार्ट क्या बेटे, आपका काल्पनिक संख्याएं। बट हम काल्पनिक संख्याओं का आपके एग्जाम में नहीं सवाल बनता, बट हम बात करेंगे सिर्फ रियल नंबर की। और रियल नंबर क्या होते हैं बेटे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं बेटा। पहला पार्ट रेशनल नंबर और दूसरा पार्ट इरेशनल नंबर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बेटा ध्यान से पढ़ना है इसको। वास्तविक संख्या है, एक होता है बेटा रेशनल नंबर। क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटे परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं बेटा ये, परिमेय संख्याएं। और एक होता है बेटा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये होते हैं बेटे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं बेटे, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं वे संख्याएं जो p बटे q की अवस्था में लिखी जा सकती हैं, बराबर होता है बेटे और ब्रैकेट में q नॉट इक्वल टू 0 के। वे संख्याएं जो p बटे q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है परिमेय संख्याओं में कि जैसे 2/3, 1/5, 7/2, ये सारी की सारी आपकी क्या है बेटा, परिमेय संख्याएं हैं। अब ये बात आती है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनको हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि -2, -3, -5, -7, ये सारी की सारी आपकी क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या हैं। यहाँ से सवाल बनते हैं बेटा, एक पॉइंट आपको नोट करना है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, ठीक है। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा तो यहाँ से ही सारे के सारे सवाल बनेंगे आपके, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। तो चलें बेटा, अब बात आती है कि रियल नंबर क्या होता है, यानी कि रेशनल नंबर परिमेय संख्याएँ और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएँ, ठीक है। चलिए अब जो हम इसका निचोड़ निकालेंगे कि वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर परिमेय संख्याओं का क्या मतलब होता है और अपरिमेय संख्याओं का क्या मतलब होता, आ जाइए देख लीजिए। चलिए बेटा, अब लिख लीजिए आप डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं
दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल में जो आते हैं बेटा 3 पार्ट आते हैं। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ जाइए बेटा ध्यान से सुन लो, 3 पार्ट इसके आते हैं आपके। पहला देखिए रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है बेटा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है बेटा, ध्यान से सुनो। एक होता है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। टर्मिनेटिंग एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल और एक तीसरा पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये आपके 3 पार्ट होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बेटे 1 बाई 1 के होते क्या हैं। अब यहाँ तो आप देखो, इसको इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्म आपकी, जैसे मैं बात करता हूँ बेटा 0.5, यदि मैं बात करूँ 0.125, यदि मैं बात करूँ 0.8, तो आप कह सकते हो कि सर जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n बन जाता है, वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं बेटे? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 5/10, 1/2। इसको क्या लिख सकता हूँ? 125/100, सॉरी 1000, 25 से काट लोगे 25 पंजे 4, यानी कि 1/8। इसको लिख दूंगा मैं 1/8। अरे ये कितना होगा? 8/10। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 4/5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसके अंश में 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n बन जाती है, वो आपकी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं बेटे? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसका रिलेशन भी बताऊंगा कि रेशनल नंबर कौन सा है, परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। चलिए देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग यानी कि टर्म रिपीट हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। जैसे मैं बात करूं 0.5, 5, 5, 5, ये टर्म आपकी रिपीट होती चली जा रही है। यदि मैं बात करूं 0.7, 7, 7, ये टर्म आपकी रिपीट होती चली जा रही है। अगर मैं बेटे बात करूं 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, तो ये टर्म आपकी रिपीट होती चली जाएगी। आप बोलोगे जी सर, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब लास्ट आ जाइए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं बात करूं बेटा 0.1, 1, 2, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 3, 7, 1, 3, 5, 2, 1, यानी कि कोई भी संख्या
अगर यहाँ देखो 5 आ रहा है तो 5 बार बार रिपीट हो रहा है, वही टर्म आपकी रिपीट होती है। यहाँ देखोगे 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? 0.5 की पावर बार, और इसको बेटे 0.7 पर बार, और यहाँ कितना 0.35, यानी कि इन पर तीनों संख्याओं पर बार। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में बनते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं और आपके नंबर सिस्टम में भी आते हैं। तो क्यों ना आज आप नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लो, आने वाले सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपका आसान हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ आसान हो जाएगा, साइड्स एंड इंडेक्सेस आपका बहुत यानी कि आसान हो जाएगा। आ जाइए, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पाई की, तो बेटा फाई की वैल्यू अभी तक आप डिनोट नहीं कर पाए हो, तो इसकी वैल्यू लगभग ये आपकी चलती चली जाती है। ठीक है, अभी कोई भी टर्म आपकी बार बार रिपीट नहीं होती, जैसे यहाँ 135 है। अगर मैं बात करूँ बेटा √2 की, तो ये क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हैं। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि वे संख्याएं जिनको हम p/q की अवस्था में लिख सकते हैं, डेट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर हुए ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है आपके रेशनल नंबर। क्या है बेटा? ये रेशनल नंबर है। बोलो, रेशनल नंबर हैं कि नहीं है? अगर मैं बात करूं कि इनमें से कौन इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो ये पोर्शन आपका क्या होगा मेरे बच्चे? ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या होगा आपका? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या होगा बेटे? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो आपको बात समझ में आई होगी। डेसिमल नंबर्स 3 टाइप के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। उसकी बात भी मैंने क्लियर बता दी। ये आपका रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं जिनको हम p/q की अवस्था में लिख सकते हैं, वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम यहाँ भी p/q की फॉर्म में, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या आपके रेशनल नंबर है, आप बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि हम इनको p/q की अवस्था में नहीं लिख सकते। एक बात और आपको यहाँ समझ में आई होगी कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n बन जाता है, वो क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेशनल नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए, चलिए अब लिखिए बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स बेटे पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक के 2 पार्ट होते हैं बेटे, एक होता निगेटिव, एक होता पॉजिटिव। निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, एक होता पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, मेरे मानना ये है। अब निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटे? इनफाइनाइट से लेकर आप अगर माइनस अनंत से लेकर -5, -4, -3, -2 और -1 तक कहते हैं, ये आपके क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव में आ जाता है बेटा 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अप टू इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा तो एक 0 क्या है?
जीरो एक नॉन निगेटिव और पॉजिटिव क्या है, ये आपका इंटीजर्स है। जीरो क्या है आपका, इंटीजर्स हो सकता है। यदि आपसे पूछा जाए क्या जीरो भी इंटीजर्स होता है, तो आप बोल दोगे जी सर जीरो भी इंटीजर्स होता है। बात समझ में आई कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक के दो पार्ट होते हैं, एक तो निगेटिव और एक पॉजिटिव। जितनी निगेटिव वाली संख्याएं होंगी वो निगेटिव इंटीजर्स, और जितनी पॉजिटिव वाली संख्याएं होंगी वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। चलें फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि पॉजिटिव संख्याएं हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स से यहाँ से सारा काम आपका खेल शुरू होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेटा इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेटे सम संख्याएं। सम संख्याएं। अब आपको मैं बताने वाला हूं बेटा ओड नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेटे विषम संख्याएं। फिर आपको मैं बताने वाला हूं बेटा होल नंबर्स क्या होते हैं। ये होते हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पहले इन तीनों को समझो फिर आगे चलते हैं। पहले इन तीनों को समझो फिर आगे चलते हैं। इवन संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं बेटा वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं आपकी, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके इवन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, -8, -4, -2, ये सब के सब क्या है बेटा, आप बोलोगे ये आपके इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं होती वे हैं जो संख्याएं आपकी दो से कट जाएंगी वो आपकी सम संख्याएं होती हैं। बात आती है बेटे विषम संख्याएं की। वे संख्याएं जो दो से नहीं कटती या नहीं विभाजित, नहीं डिविजिबल होती हैं, वह आपकी क्या कहलाती हैं बच्चे, आपकी कहलाती हैं ऑड नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी के सारे क्या हैं आपके, जहाँ जिसमें अंतर 2 और 2 से नहीं कटता तो वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है बेटा पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक आता है बेटे नेचुरल नंबर। नेचुरल क्या होता है बेटे, नेचुरल नंबर्स होता है एक। नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटे एक, जिनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू अनंत तक ये चली जाती हैं। अब कुछ स्टूडेंटों को ये मालूम नहीं होता कि नेचुरल नंबर और रियल नंबर में क्या अंतर है। वो सेम
ही मानते हैं कि नेचुरल नंबर भी एक है और रियल नंबर भी एक है, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखो आप, होल संख्या यानी कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर्स। अब हमने इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं क्यों नहीं कहा, ये बताइए। जीरो का तो आविष्कार किया किसने? आर्यभट्ट ने। बट यहाँ देखो आप कि यहाँ तो जीरो है, इंक्लूड है इसमें, बट इसमें क्या है? नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे सवाल ये पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ही ध्यान से समझना है कि सभी ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या इसका आंसर यस होगा या नो। तो मैं बता देता हूं कि बेटा सभी यानी कि होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। बेटा होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है, बट नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता। तो सभी यानी कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, जिनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। अगर मैं दूसरा सेंटेंस आपसे पूछूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। ठीक है, वो कैसे? बेटा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि एक से लेकर अनंत तक इसमें है, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। बात समझ में आ गई आपके? ये चारों टॉपिक यानी कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अभी हमने पढ़ा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ इवन और ऑड की। यदि मैं बात करूं बेटा इवन नंबर गुणा में इवन, तो हमारा ऑलवेज इवन ही होगा। अगर मैं बात करूं बेटा ऑड और ऑड की, अगर मैं दो ऑड संख्याओं की गुणा करता हूं तो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। करके देख लो बेटा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 3 से नहीं कटते। 3 से 3 गुणा में 5, 3 पंजे 15। आप बोलोगे सर ये तो नहीं आ रहा। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, ये ऑड और ऑड की गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा? इवन। क्या आएगा बेटे? ऑड ही आएगा। यदि मैं यहाँ 5 ले लूँ और यहाँ 7 ले लूँ तो 5 सत्ते 35। यदि बेटा मैं यहाँ 9 लेता हूँ और यहाँ बेटा आपका 11, तो 11 नम 99। ऑड ऑड की गुणा करेंगे ऑड आएगा। ठीक है, और यहाँ अलग अलग गुणा करेंगे, यानी कि ऑड ऑड की गुणा करेंगे तो कितना? ऑड आएगा। और इवन इवन की, यदि मैं बेटा यहाँ 2 लेता हूँ और यहाँ 4, तो बताओ ये 8 इवन है कि नहीं है? यहाँ 6 ले लो, यहाँ 10 ले लो, तो ये कितना आएगा? 60। ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी इवन इवन की गुणा होती है तो इवन आएगा, जब कभी भी ऑड ऑड की गुणा होती है तो ऑड ही आएगा। यानी कि सम गुणा सम सम, विषम गुणा में विषम विषम। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने गुणा की बात कर ली, अब बात करते हैं बेटा जब हम दो इवन संख्याओं को जोड़ते हैं। इवन प्लस इवन, आंसर इवन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 और 12 22 हो जाएगा, इवन है। 2 4 6 हो जाएगा, इवन है। 4 और 6 कितना? 10। तो जब कभी भी इवन और इवन को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? इवन ही आएगा। बात क्लियर है? चलिए अगर हम बात करते हैं ऑड की, ऑड प्लस में ऑड, एक ऑड संख्या ली मैंने, कौन सी? जो 2 से नहीं कटती, 1 और 1 3, तो क्या बना बेटे? 4। यदि यहाँ बेटा लेता हूँ मैं 3 और यहाँ लेता हूँ 5, तो कितना बना? 8। तो यहाँ अगर मैं लेता हूँ यहाँ 7 और यहाँ लेता हूँ बेटे 9, कितना बना? 16। तो आप एक बात देख रहे होगे, जब कभी भी दो ऑडो को ऐड करते हैं तो कितना बनता है? सम।
यानी कि जब कभी भी दो संख्याओं ओडों को ऐड किया जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, इवन में चेंज होता है। अगर इवन इवन को ऐड करोगे इवन आएगा, जब दो ओड ओड को ऐड करोगे तो इवन आएगा। यहाँ तक बात आपको आपके जहन में आनी चाहिए, ठीक है। तो इवन इवन इवन, ओड ओड इवन, बात क्लियर है। चलिए आ जाइए। अब बात आती है बेटा, अभी तक हमने 4 नंबर्स पढ़े हैं, यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, और होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब बात आती है बेटे प्राइम नंबर्स की, अभाज्य संख्या की। प्राइम नंबर्स जिनको बोलते हैं बेटे हम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि इससे कितने टॉपिक बनते हैं। प्राइम नंबर से एक बनता है बेटा रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर। एक बनता है बेटे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। एक होता है बेटा ट्विंग प्राइम नंबर्स, ट्विंग प्राइम नंबर्स। बेटा पढ़ो ऐसे कि आपको कोई भी हरा नहीं सके, ठीक है। एक बार पढ़ लो, बट उसका मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करोगे तो आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हो। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, बेटा ये तो एक ही है, ठीक है। अब बात आती है ट्विंग प्राइम नंबर्स। जब बच्चा पहले ही देखता है ना कि हमने तो सिर्फ प्राइम नंबर्स पढ़े थे, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, उनका मतलब ये है जो संख्याएं आपकी एक और खुद से कटती हैं वो आपकी क्या होती हैं बेटा, प्राइम संख्याएं होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 3 है आपका, 5 है, 7 है, 11 है, और आपका कितना है बेटा 13। तो ये क्या है, आपकी सभी की सभी आपकी ये अभाज्य संख्याएं हैं। और एक बात आप अपने जहन में और उतार लो, ठीक है। प्राइम नंबर्स जो होते हैं बेटे, प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, और 50 से लेकर 100 तक आपके 10 होते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक आपके ये 25 होंगे। अब कुछ सवाल आपके ऐसे भी आते हैं कि 1 से लेकर, एक सेकंड रुकिए, चलिए मैंने पढ़ाया बेटे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15, 50 से लेकर 100 तक 10, तो 1 से लेकर 100 तक कितने 25। यदि आपके एग्जाम में आ जाए 1 से लेकर 200 तक कितने होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 46। और 1 से लेकर 1000 तक कितने होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 168 होते हैं। 1 से लेकर 1000 तक ये कितने होते हैं बेटे, 168 आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 1000 तक कितने होते हैं, 168। यहाँ से भी सवाल बन सकता है। सवाल ये बन सकता है, ध्यान से सुन लो, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं का मान m है। अब ध्यान से सुन लो, यहाँ से सवाल क्या बनेगा बेटा, 1 से लेकर 100 तक की संख्या अभाज्य संख्याओं का जो मान है ना, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं कितनी है बेटा, m है। 1 से लेकर 100 तक m है। और आपको ये दे दिया जाएगा 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याओं का मान n है। आपसे पूछेगा m प्लस n क्या होगा, आपसे पूछ सकता है n माइनस m क्या होगा, आपसे पूछ सकता है n गुणा m क्या हो सकता है। तो बेटा आपको ये मालूम होनी चाहिए
कि m किसको डिनोट कर रहा है 1 से लेकर 100 तक, तो m की वैल्यू कितनी होगी 25, और n किसको डिनोट करता है 1 से लेकर 200 तक, तो यहाँ कितनी वैल्यू होगी बेटा 46। इन दोनों को ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब 46 में से 25 निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। और यदि बेटा 46 गुणा में 25 कर लोगे तब भी आपका आंसर बन जाएगा। तो आपके जीवन में ऐसा सवाल आने की संभावनाएं हैं, एग्जामिनर यहाँ तक भी सोच सकता है। तो बेटा इसको आपको याद रखनी है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं 15 और 50 से लेकर 100 तक 10, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी 25। फिर मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 2200 तक कितनी है अभाज्य संख्या 40, और 1 से लेकर 1000 तक कितनी बेटा 168। बात समझ में आई होगी। चलिए बेटा सच्ची लगन से पढ़िए और जी जान लगा दीजिए आप, ठीक है। अब बात आता है कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम में जहां HCF 1 होता है, जहां HCF बेटा 1 होता है वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। जैसे 25 9, क्या कॉमन है? नहीं। 13 और 16 कुछ कॉमन है? नहीं। 16 और 9 इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं? रिलेटिवली कोप्राइम नंबर्स या कोप्राइम नंबर्स। बात समझ में आई। अब बात ये आती है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का गैप 2 होता है, जैसे 3 5, 5 7, 9 11 और बेटा 13 17 19, ये सारे के सारे क्या हैं आपके 19, ये सारे के सारे क्या है आपके ट्विन प्राइम नंबर्स। यदि आपसे ये आ जाए सवाल कि निम्नलिखित में से कौन ट्विन प्राइम नंबर्स है, ऑप्शन में यदि आपको ये दे दिया जाए 25 9 और एक ऑप्शन होता है 3 और 5, तो बेटा आप ऑप्शन कौन सा लगाओगे? 3 और 5। अभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए, उनका HCF 1 भी होना चाहिए और सिर्फ उनमें गैप 2 का होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बेटा अगले नंबरों की ओर कि आगे नंबर क्या क्या होते हैं। अब देखिए बेटा, एक होता है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि कितने स्टूडेंटों को पता था कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके गुणनखंडों का योग उस नंबर को छोड़कर वही संख्या आ जाती है, वो कहलाता है आपका परफेक्ट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 6 है, अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो एक तो सभी में ही होगा, एक तो हर संख्या को काटेगा, 2 भी है और 3 भी है, यानी कि इनका योग बताओ इससे आगे सिर्फ सही ही तो है। सिर्फ इसको हम इंक्लूड नहीं करने के, इसको अलग निकाल देंगे। यदि इन संख्याओं का योग 6 है तो ये आपका परफेक्ट नंबर्स होगा। ये क्या होगा बेटे? परफेक्ट नंबर्स होगा। तो आप एक बात समझे होंगे कि परफेक्ट संख्या क्या होती है? किसी संख्या के गुणनखंड करने के बाद, उस संख्या को निकालने के बाद जो रिमेनिंग संख्या बची हैं, यदि उनका योग उस संख्या के बराबर है तो वो आपका परफेक्ट नंबर्स हो जाएगा। तो जैसे कि बेटा एक आपका 28 है, 28 देखो 1 से भी कटेगा, 2 4 7 और 14, इन सबको ऐड कर लो, देखो 28 आएगा। बताओ ये परफेक्ट नंबर्स है कि नहीं है? 1 2 4 7 और 14, ये क्या है? आपके परफेक्ट नंबर्स हैं। और 2 परफेक्ट नंबर्स आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर 2 परफेक्ट नंबर्स ये होते हैं, ठीक है। तो 2 आप खुद बताओगे, 2 मैंने बता दिए। परफेक्ट संख्या है, आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है बेटे कंपोजिट नंबर्स की, भाज्य संख्याएं की। कंपोजिट नंबर्स जिनको बोलते हैं बेटे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनका जो बेटे गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। कंपोजिट संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो आपकी कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि बेटा 4, 6, 8, 10, 12, 9, 15, ये सब के सब क्या हैं? कंपोजिट नंबर। यदि बेटा इनके गुणनखंड की बात करूं तो 1, 2 और ये 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1, 2, 3 और 6। यदि मेरे प्यारे बच्चों इसकी बात करूं 1, 2, 4 और 8, तो बेटा सभी में देखोगे आप कि यहाँ जो है कंपोजिट नंबर वे के गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जो आपके गुणनखंड जो हैं 2 से अधिक होंगे। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड वो आपके कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। बात क्लियर है? तो यदि मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए 4। यदि मैं आपसे बोलूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो आप बोलोगे 2। यदि मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या कौन सी है तो आप बोलोगे सर 2 होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जितना पढ़ाया वो समझ में आया होगा। तो कंपोजिट नंबर आपको समझ में आए। ठीक है, तो बेटा कल की क्लास में आज हम बताएंगे इन पर बेस्ड सवाल कि सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो मैंने बताया एक बार क्विक रिवीजन 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर से। और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 मैंने पार्ट बताए थे, पहला रियल नंबर और दूसरा बेटे काल्पनिक संख्या इमेजनरी नंबर। रियल नंबर वो बताए थे जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वो आपके रियल नंबर होते हैं। और काल्पनिक संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिनको हम आयोटा यानी कि आई से डिनोट करते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, जिनको हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, डेट इज काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद मैंने रियल नंबर के 2 पार्ट बताए थे। रियल नंबर के बेटे मैंने 2 पार्ट बताए थे, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q की अवस्था में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। जिनको हम नहीं लिख सकते वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। फिर मैंने बात की थी बेटे डेसिमल संख्या की। तो डेसिमल संख्याएं आपकी वे संख्याएं होती हैं जिनको 3 पार्ट मैंने बताए थे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m यानी 5 की पावर n बन जाए, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 या 20,000 बन जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके रिपीटिंग डेसिमल। एक बताया था बेटे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो वे क्या होते हैं? जैसे 0.55 पर बार या 0.7 पर बार। ठीक है, और लास्ट तीसरा बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसको बोलते थे हम इरेशनल नंबर। जो जैसे पाई है, पाई एक आपका रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, बट 22/7 आपका एक रेशनल नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटे 2 पार्ट में, यानी कि हम रेशनल डेसिमल पर पहुंच गए थे। फिर मैंने आपको बताया था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? मैंने इंटीजर्स वे संख्याएं होती हैं जो निगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। बात क्लियर है? तो फिर आपको बताया इवन संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से कट जाएं वो इवन, जो 2 से नहीं कटती हैं वो आपकी विषम होती हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बताया था बेटे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में मैंने बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, जो आपका 1 और खुद से कटता हो। और मैंने आपको बताया 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से लेकर 100 तक 10, यानी कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 1000 तक आपकी 168 अभाज्य संख्याएं। यहाँ बात आपको क्लियर हो गई। एक बताया था बेटे ट्विंग अभाज्य संख्याएं, जिसके HCF तो 1 हो मगर उन दोनों अभाज्य संख्याओं का गैप 2 हो, जैसे 3, 5, 5, 7, 9, 11, 17, 19, ये सब की सब आपकी, जैसे 29, 31, ये सब की सब आपकी क्या हैं? ट्विंग प्राइम नंबर्स है। उसके बाद मैंने आपको बताया था परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होता है? किसी भी एक संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या को छोड़कर उसके बराबर आता है तो वह आपके परफेक्ट नंबर्स होता है। जैसे 6 मैंने बता दिया, 28 मैंने बता दिया और 2 आप बताओगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटे? जिन
के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया और जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया और जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई वो 101% आपके समझ में आने वाली है। और अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम एक नए अंदाज में और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे बेटा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ताकि ठीक है काफ़ी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं। ठीक है बेटा, ये अभी वाइट बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है तो काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बट ये है तो किसी को आगे पहुंचने के लिए अपना ग्राउंड फ्लोर से तो उठना पड़ता है, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो बेटा पूरी जी जान लगा दो, आगामी परीक्षा में 100% आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है, लगभग ये 30 से 40 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ईमानदारी के साथ पूरी शिद्दत के साथ अपने मम्मी पापा का सपना साकार करने के लिए आप पूरी शिद्दत के साथ जुड़ जाइए और अपनी मेहनत को साकार कीजिए, ठीक है बेटा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, आप अच्छे से मेहनत करो, मेरी कामना और ये मेरी आशा यही है कि आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा साकार करने में कामयाब हो जाओ। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।